देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज है। आज 71 सीटों पर मतदान होना है। कुल 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 114 महिला और 952 पुरुष हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और कोरोना के बावजूद बिहार के लोगों में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना वायरस ने वोटिंग के तौर तरीकों को थोड़ा बदल जरूर दिया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। संक्रमण फैलने की आशंका के बावजूद लोग वोट डालने के लिए घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसकी एकमात्र वजह चुनाव आयोग की खास तैयारी है। इसके साथ ही आज होने वाले चुनाव में 172 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव को लेकर एक ओर जहां मतदाताओं में उत्साह है, वहीं जिला प्रशासन और सुरक्षा बल भी हर तरह की मुस्तैदी बरत रही है। कोरोना महामारी के दौरान देश में अब पहला आम चुनाव है, इसीलिए पूरे देश की निगाहें लगी हैं। पहले चरण में 31,380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिहार चुनाव में मतदान का आज पहला चरण। मैं बहुत उत्साहित हूँ सरकार को बदलने के लिए और यहाँ दिल्ली शहर को भी बदलने के लिए। इसलिए मैंने कोरोना काल में भी अपने घर से सुबह अपना मतदान किया। 1 घंटे से हम लोग खड़ा है यहाँ पे और अभी तक वोटिंग स्टार्ट नहीं है और 10 मिनट में मशीन ठीक हो जाएगी, 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। बार बार ये बोला जा रहा है, अभी फिर से बोला जा रहा है आधा घंटा भी आप लोग वेट करना पड़ेगा और हम लोग मेरा वोट दिए जाएंगे, बाकी हम लोग काम करेंगे। बूथ संख्या कितना है यहाँ पे? 245। कौन सी जगह है? टाउन हाई स्कूल। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु कुमार सिंह। तो कोई आए नहीं क्या यहाँ पे लोग ठीक करने? आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा पर हो नहीं रहा। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी थी। हालांकि इस अधिसूचना में कहा गया है कि कृषि के लिए जमीनें नहीं ली जा सकेंगी। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कि केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि साल 1897 के सामान्य आदेश अधिनियम इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह भारत के पूरे क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए होगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हो। ऐसे औद्योगिक भूमि में निवेश की आवश्यकता है, लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी। गौरतलब है कि इस अधिसूचना के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त कर सकता है। इसके लिए उसे पहले की तरह कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। केंद्र द्वारा जारी जम्मू कश्मीर पर अधिसूचना जम्मू कश्मीर में बना सकेंगे सपनों के घर। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम के आइजोल नगर निगम क्षेत्र में मंगलवार से लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। मिजोरम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने बताया कि मंगलवार सुबह 4:30 बजे से 3 नवंबर 4:30 बजे तक आइजोल नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। DIPR ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोमवार को राज्य के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें आइजोल नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने को लेकर फैसला किया गया। राज्य में अभी तक कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए अनलॉक 5 की दिशा निर्देशों को जारी करते हुए अपने 30 सितंबर के आदेशों को ही दोबारा जारी किया गया है। बताया गया कि गृह मंत्रालय ने जो 30 सितंबर को कोरोना को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे, वही दिशा निर्देश अब 30 नवंबर 2020 तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 लोगों से ज्यादा संख्या के साथ सभाओं को शर्तों के साथ अनुमति देने की बात कही थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच इसकी वैक्सीन का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बीच राहत की यह खबर आई है कि ब्रिटेन के अस्पताल को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
ब्रिटेन के अस्पताल के स्टाफ से कहा गया है कि जल्द ही उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का पहला बैच दिया जाएगा। अस्पतालों से कहा गया है कि वे 2 नवंबर से शुरू हो रहे हफ्ते से कोरोना मरीजों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी शुरू कर दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन से सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि बुजुर्गों का भी इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हो सकता है। कोरोना वायरस के कहर की वजह से अब तक दुनिया में 11.5 लाख लोग मारे गए हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट की वजह से तबाह हो गई है। माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड, फाइजर और बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों के शरीर में एंटीबॉडी और टी कोशिका बनाती है। इससे बुजुर्गों के शरीर में मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। फिलहाल ऑक्सफोर्ड ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समेत कई अहम समझौते हुए। इसके अलावा परमाणु सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। 2+2 बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जीवेश नंदन ने भारत की ओर से BCA समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से भारत को अमेरिकी क्रूज मिसाइलों व बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी तकनीक मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका से संवेदनशील सैटेलाइट डाटा भी ले सकेगा। इससे दुश्मन देशों की हर गतिविधि पर करीब से नजर रखी जा सकेगी। बैठक के बाद साझा बयान जारी कर भारत और अमेरिका ने अपने सहयोग को बढ़ने का संकल्प लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका और भारत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समेत सभी तरह के खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर में गिरावट होगी या फिर 0 के करीब रहेगी। उन्होंने कहा कि 2020 से लेकर 21 तक की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान GDP की वृद्धि दर नकारात्मक या 0 के करीब रहेगी। सेरावीक के भारत ऊर्जा मंच को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से 25 मार्च से सख्त लॉकडाउन लगाया था, क्योंकि लोगों के जीवन को बचाना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही हम महामारी से निपटने के लिए तैयारी कर सके। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को खोले जाने के साथ वृहद आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखाई दे रहा है। सीतारमण ने कहा कि त्योहारी सीजन से अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 2020-21 में GDP की वृद्धि दर नकारात्मक या 0 के करीब रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से वृद्धि दर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सार्वजनिक खर्च के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर है। तो आज की खास खबरों के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।